Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। हो गया बच्चों लंच? Yes, sir. So good afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। Sir, good afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून sir. गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं बच्चों डिस्कशन। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए मीटर ब्रिज नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा सिलेबस बताने वाले थे ना, सिलेबस में क्या करना है नहीं करना है। और बिल्कुल बता देंगे साहब, याद दिला दीजिए। चलिए सर, आप आज वो बताने वाले थे ना सिलेबस के बारे में, कितना कटा है कितना नहीं कटा है। ऐड की डिलीट वगैरह हो गया है इसलिए उसमें मैं बताता हूँ आपको। कुछ टॉपिक्स बच्चों हम लोगों ने एक्स्ट्रा किए हैं, वो ज्यादा नहीं, बस एक आध टॉपिक शायद एक्स्ट्रा किए हैं, तो मत पढ़िएगा आप लोग। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो बच्चों फिजिकल वर्ल्ड तो वैसे हम लोगों ने किया भी नहीं है, पार्ट भी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मत करिएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो कुछ भी पढ़ा है मत करिएगा आप उसको कवर। रोलिंग मोशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। रोलिंग मोशन नहीं पढ़ना है। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर नहीं पढ़ना है। तो जो जो नहीं पढ़ने हैं वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर नहीं पढ़ना है। रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप हम लोगों ने किया है, आपको नहीं करना है। सर थोड़ा सा हल्का सा बोर्ड पे लिख दीजिए सर, तो सर। हाँ मैं लिख देता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखिए जो जो नहीं करना है बच्चों, जो हम लोगों ने जो बाकी जो पढ़ा है वो तो करना ही है। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये मत करिएगा। जहां पे वेरिएबल एंगुलर स्पीड हो वो मत करिएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रोलिंग मोशन नहीं करना है। तो रोलिंग मोशन मैंने बहुत ज्यादा कराया भी नहीं बच्चों आपको, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। पिछली बार भी रोलिंग मोशन बोला गया था कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर रोलिंग मोशन से एक सवाल आ गया था, तो जितना मैंने कराया है उतना करके जाइएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में मत जाइएगा। अच्छा, जो मैंने कराया है उसमें भी देखिए आपको क्या आना चाहिए। रोलिंग मोशन के अंदर क्या आना चाहिए आपको, तो आपको आपसे किसी भी पॉइंट की स्पीड पूछ ले तो रोलिंग मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट की स्पीड निकालना आपको आना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन में बच्चों अगर आप रिंग डिस्क स्फीयर ऐसा छोड़ दे तो कौन जल्दी आएगा, कौन तेज स्पीड से आएगा, है ना। एक्सेलरेशन तो सबका सेम रहेगा, लेकिन कौन तेज स्पीड से आएगा, कितने कौन जल्दी आएगा, वो सबका एक बार रेशियो देख लीजिएगा बस, ठीक है। बहुत डिटेल में उसके डायनेमिक्स नहीं समझने हैं। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर नहीं पढ़ना है। मैंने आपको बताया था रो वीडी बाई ईटा, नहीं पढ़िएगा उसको। उसके बाद बच्चों हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर नहीं पढ़ना है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फोर्स्ड ऑसिलेशन मत करिएगा बच्चों, हालांकि हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन भी नहीं किया इस पे। आप कहीं से सवाल भी मत करिएगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है, इस पे कोई सवाल कुछ भी नहीं करना, ना ही पढ़ना है। डॉपलर इफेक्ट बच्चों हम लोगों ने करा था अच्छे से, तो डॉपलर इफेक्ट हीट इंजन पढ़ना है। डॉपलर इफेक्ट नहीं करिएगा, डॉपलर इफेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें बच्चों मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो आपको नहीं करनी है ये, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, बाकी अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको चीजें। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रोलिंग मोशन, रेनॉल्ड्स नंबर, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, फोर्स्ड ऑसिलेशन, डॉपलर इफेक्ट, ये नहीं करने हैं बच्चों, है ना। ये हमें नहीं पढ़ना है। बच्चों जिन लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है, लिख लिया है, हेडिंग डाल दीजिएगा मीटर ब्रिज। सर बताए बेटा। एक बार एआईटीएस का सिलेबस भी बता दो। एआईटीएस का सिलेबस चैप्टर नंबर 2 तक आएगा बेटा आपका, है ना। आप मतलब पहला वाला चैप्टर आएगा 12th का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहां तक आएगा आपका सिलेबस। उसमें एआईटीएस इंक्लूड होगा? इंक्लूड तो होगा,
एक सेकंड में कंफर्म करता हूँ, वैसे इंक्लूडेड तो है बेटा जितना मुझे याद आ रहा है। बता दो सर एक बार। पूछ लीजिएगा, ये जो अभी 2 पार्ट टेस्ट हुए थे सर, इनका सिलेबस भी आएगा कि इसमें ऐड होगा। अच्छा वो भी है क्या कुछ ऐसा? मैं देखिए मेरे पास सिलेबस है, यस सर, मैं उसमें बता लिखा देता हुआ है हूँ। ना, पार्ट टेस्ट भी लिखा हुआ है। अभी जो मेरे पास सिलेबस है वो देखिए कुछ ऐसा है, चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ऑसिलेशन है, वेव्स हैं, चैप्टर नंबर 1 है मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, चैप्टर नंबर 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस प्लस AITS 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो आप समझ जाइए ये है आपका सिलेबस 19 जनवरी को जो टेस्ट हो रहा है उसका। AITS 2 में सर AITS 1 भी था, तो इसलिए वो भी इंक्लूड होगा ना। हाँ पूरा ही है, आप तैयारी तो करके जाइएगा, पूरा ही है। डन सर। हेडिंग डालिए बच्चों मीटर ब्रिज, और जल्दी से मुझे बताइए मीटर ब्रिज का क्या इस्तेमाल किया जाता है? सर कोई अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस निकालने के लिए सर बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल होता है सर। उसमें चाहे 5 तीन ऐसी होती जिसमें 3 रजिस्टर हमें पता होता है, एक का नहीं ओके। पता होता सर। ठीक बच्चों नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। डन सर। व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही जो है बेस होता है। आइए बच्चों मीटर ब्रिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सर चीजें। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं उसके लिए यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज व्हीट स्टोन ब्रिज की मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों ये प्रिंसिपल, ये ऐसा व्हीट स्टोन सॉरी मीटर ब्रिज कुछ इस तरह से दिखता है ना, थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा है, पर आप ये मान लीजिए। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड में आरबी जो लिखा हुआ है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है अगर आपने देखा है तो बढ़िया है। उसमें क्या रहता है, नोन रेजिस्टेंसेस रहते हैं। तो कितना आप रेजिस्टेंस, तो ये मान लीजिए एक ऐसा डिवाइस है देखा जो है सर। हाँ देखा है सर। नोन रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल आपको हुआ बता था सकते सर। हैं। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, ये नोन रेजिस्टेंस है। आप पिन निकाल दीजिए इससे तो उतना रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है, तो नोन रेजिस्टेंस है। एस अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और ये इधर से बच्चों ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये जी दिख रहा होगा, ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये पूरा इस तरह से सेटअप है। मान लीजिए एल लेंथ पे ए पॉइंट से एल लेंथ पे हमें कहीं पे नल पॉइंट मिल गया, ये जो रिमेनिंग लेंथ है वो 100 माइनस एल है, ठीक है। तो कैसे क्या है बच्चों थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर मैं इसको एज अ व्हीट स्टोन ब्रिज ड्रॉ करूं तो ये मान लीजिए बच्चों पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट सी है, ये डी है, और ये बीच में बच्चों मैं ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट मैं इसको बी ले लेता हूं, ठीक है। तो आइए सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ए, ठीक है, इधर पॉइंट सी है, इधर सी ड्रॉ कर देते हैं, बीच में बी है, इधर बी ड्रॉ कर देते हैं, और ऊपर डी है, इधर डी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो ये नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, नॉन रेजिस्टेंस है। उसके बाद डी और सी के बीच में एस लगा हुआ है, डी और सी के बीच में एस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए और बी के बीच में वायर है, मैं इसको पी बोल देता हूं, और बी और सी के बीच में भी एक है रेजिस्टेंस, है ना, इसको क्यू बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो बैटरी लगी है बच्चों ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, बैटरी ए सी के बीच में कनेक्टेड है, और डी और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए अननोन, उसको एक एंड पे लगा देते हैं, किसी भी एंड पे लगा सकते हैं आप, लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं, राइट पे लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 2 बार हालांकि हम रीडिंग लेते हैं, एक बार इधर लगा के लेते हैं, एक बार इधर लगा के लेते हैं, और फिर दोनों का एवरेज।
तो अननोन रेजिस्टेंस आपने एक उसमें लगा दिया और एक जगह नोन रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर आप क्या करते हैं बच्चों, ये जॉकी के गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है जॉकी के थ्रू, और जॉकी मतलब एक मान लीजिए बच्चों वायर ही रहती है, बस उसका प्लास्टिक कवर रहता है ताकि आप उसको टच कर सके। तो मान लीजिए वायर ऐसा, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करके देखते हैं, ठीक है। अगर आपका सेटअप बिल्कुल सही है, आपने कनेक्शंस में कहीं कोई गड़बड़ नहीं करी है, तो जब आप अपने ये जो जॉकी है ना, ये जॉकी जे जिसको लिख रहे हैं हम लोग, ये जॉकी है, तो जब आप इसको ए पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेट्स से लेफ्ट आता है। जब इसी जॉकी को आप सी कनेक्ट करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन राइट आना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आपने ए पॉइंट पे कनेक्ट किया जॉकी, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर आता है, तो जब सी में कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि ए में कनेक्ट करने पे इधर आ रहा है और सी पे कनेक्ट करने के बाद डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब जीरो को क्रॉस नहीं कर रहा, तो फिर बच्चों इसका मतलब हमारा कहीं पे खराब है, आपको बीच में कहीं पे नल पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पूरा सेटअप कर लें तब दोनों साइड एक बार चेक कर लें कि ना, तो ये बीच में बच्चों गैल्वेनोमीटर में बीच में जीरो होता है, तो इधर से डिफ्लेक्शन इधर आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है फिर हमें कहीं पे बीच में कहीं ना कहीं पे नल पॉइंट मिल जाएगा। एक बार बच्चों नल पॉइंट मिल गया, सर नल पॉइंट क्या है? नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे अगर जॉकी लगा रहे हो तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब इससे पास होने वाला कोई करंट नहीं है। अगर इससे पास होने वाली कोई करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। तो मैं इसको बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है मैं इसको लिख देता हूं लेट्स से आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई पी, आर अपॉन पी, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आर अपॉन पी बराबर होगा एस अपॉन क्यू, एस अपॉन क्यू, ठीक है। अब P है बच्चों वायर का रेजिस्टेंस, यानी A से B जो लेंथ ऑफ वायर है उसका रेजिस्टेंस है P, तो मैं यहां पे लिखता हूं R, और डिवाइड बाय जो इस वाले सेगमेंट का रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो L डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर S। ये बच्चों जो अननोन रेजिस्टेंस है मान लीजिए वो S है, और इस वाले वायर का जो लेंथ होगा बच्चों वो होगा रो 100 माइनस एल लेंथ हो गया, रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए हो गया। यहां से बच्चों रो बाई ए कैंसिल हो जाएगा। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है, मान लीजिए मैं एस को अननोन रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एल इंटू आर डिवाइडेड बाई एल। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई अननोन रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू चाहिए, तो आप कनेक्ट कर दीजिए, है ना। और जहां पे भी आपको नल पॉइंट मिले तो नोन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाली लेंथ बराबर अननोन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 100 माइनस एल, ठीक है। सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। एक चीज और बच्चों मैंने आपको बताया था जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा रहा था, अगर बच्चों मान लीजिए मैं गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देता हूं, मान लीजिए आपको नल पॉइंट मिल गया एल लेंथ पे, अब आप क्या करते हो कि गैल्वेनोमीटर को निकाल के एसी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी को निकाल के डीबी के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा या अब बैलेंस नहीं रहेगा? वैसे मैंने बताया है आपको, ये बैलेंस रहेगा सर, रहेगा, Balance रहेगा रहेगा। सर, है ना। यस सर। और देखिए बैलेंस रहेगा, और देखिए ध्यान से, अगर मैं बैटरी को यहां से हटा देता हूं, चलिए पहले लिख लीजिए बच्चों, अगर आप पहले ये लिख लीजिए फिर उसके बाद आगे आगे करेंगे, ठीक है। बस ये बच्चों यही बैलेंस, यही मीटर ब्रिज की पूरी कहानी है। सर ये बनाना है? हाँ बिल्कुल बनाइए। इसमें कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही हो, जो अजीब सा प्रिंट हो, वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ये एल है, ये 100 माइनस एल है, ठीक है। ये बनाइए, उसके बाद ये बनाइए और ये लिखिए, मतलब ऐसा ये करके ये लिखिए, इतना करना है आपको। हो जाए तो बताइए बच्चों, सवाल करेंगे।
डन सर। बच्चों लिख लिया क्या? सवाल लगाऊं? यस सर। ठीक। सर अभी नहीं लग लगा। जाइए। ओके ओके, लिखिए। डन सर। डन सर। आइए बच्चों, एक सवाल करते हैं इसी पे, मीटर ब्रिज पे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। पहले तो बच्चों आप x की वैल्यू बताओ, अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा, यही बता दो आप सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर देखते हैं करंट इन द सर्किट। थ्री ओम। 3 ओम आएगा। हम्म, 3 ओम। ठीक। सर 3 ओम। ठीक बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल है। आप x अपॉन 60 बराबर 2/40, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 40 बराबर 3 ओम। अब बच्चों टोटल करंट बता दीजिए सर्किट में। ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, टोटल करंट इन द सर्किट। इस सिचुएशन में टोटल करंट इन द सर्किट कितना फ्लो कर रहा होगा? सर 2.8 आ रहा है। 2.8 एम्पियर। आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए ऊपर बच्चों ये 3 ओम आपने निकाला है, बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो ऊपर 3 तो 5 ओम का हो जाएगा। और नीचे बच्चों 100 सेंटीमीटर लेंथ की मीटर ब्रिज वायर है, स्टैंडर्ड है ना। और बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर में 0.02 है, तो 100 सेंटीमीटर बच्चों 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में करंट निकालेंगे बच्चों आप, है ना, ऊपर वाले में करंट निकालेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसमें जो करंट होगा I बराबर V बाई आर 4/5, और इसमें जो करंट होगा बच्चों I बराबर V बाई आर, तो 4/2, ठीक है। तो ये टोटल करंट हो जाएगा। तो टोटल करंट बच्चों ये निकालेंगे आप, तो 2 एम्पियर नीचे होगा और ऊपर 0.8 हो जाएगा। तो टोटल करंट पासिंग थ्रू बैटरी 2.8 एम्पियर हो जाएगा। यस सर 14/5 आ रही है। हमने सर टोटल हाँ रेजिस्टेंस निकाल के जो है उसे निकाले टोटल रेजिस्टेंस से। हाँ, फिर भी मैच करना चाहिए आपका 2.8 सर ये आ एम्पियर। रहा था। ठीक ये सर ये आ रहा था। यही ठीक कर रहा है सर। ठीक। तो आप आर इक्विवेलेंट करके भी निकाल सकते हैं या इंडिविजुअल वायर में करंट निकाल के और जोड़ सकते हैं। तो 2.8 एम्पियर करंट आना चाहिए। चलिए बच्चों, अगला एक इसी तरह का और सवाल करते हैं, मीटर ब्रिज का ही।
एक एक करके बच्चों करते हैं। जो पहला वाला पार्ट का अगर आपके पास आंसर आ जाए तो बताइएगा, पहले पार्ट का R1/R2। 3/7 आ जाएगा। ओके, बच्चों पहले वाले पार्ट का आ जाए तो बता दीजिएगा। सर पहले का तो 3/7 है। ठीक है, पहले के बच्चों 3/7, तो R1 देखिए, R1 डिवाइडेड बाई L1 है ना, और R2 डिवाइड बाई 70, तो R1/R2 बराबर 30/70 यानी 3/7। तो पहले वाले का आंसर बच्चों 3/7 है। दूसरे वाले का बताइए, वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 कितना होगा। उसके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों की, जब गैप में 10 ओम हम लोग रेजिस्टर्स ऐड कर देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर हो जाती है। सर R1 6 है और R2 14। ओके, बच्चों दोनों में ना 10 ओम आप ऐड कर देते हो तो बैलेंसिंग लेंथ 40 हो जाती है। यानी जब आप इसमें R1 में 10 जोड़ देंगे और R2 में भी 10 जोड़ देंगे, दोनों में 10 जोड़ देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 40 पहुंच जाता है, मतलब 40 और 60 का रेशियो हो जाता है। तो इसका मतलब बच्चों हो गया R1/10, R1 + 10 डिवाइड बाई 40, R1 + 10 डिवाइडेड बाई 40 है ना, R1 + 10 डिवाइड बाई 40 बराबर R2 + 10 डिवाइड बाई 60, R2 + 10 डिवाइडेड बाई 60। एलसीएम 2, मतलब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 3 इधर भेज देंगे तो 3R1 + 30 बराबर 2R2 + 20। और चूंकि बच्चों ये रेशियो दिया हुआ है तो आप यहां से किसी भी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3R1 + 30 एज इट इज लिखता हूँ बराबर 20 + 2R2। R2 की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 7R1/3, 7R1 R1 की 6 आ रही है और R2 की 14 आ रही है। ओके, R1 की वैल्यू निकालनी बच्चों, उसको एक साइड कर लीजिए, तो 30 - 20 ये 10 आ जाएगा, हो जाएगा 14R1/3 - 3R1। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, नीचे 3 एलसीएम और 14 - 9 5। बच्चों R1 आप लोग का भी 6 ही आ रहा है क्या, 6 ओम R1? सर ये सर 6 ही आ रहा ठीक है, R1 बच्चों 6 ओम आएगा, और एक बार आपका R1 आ गया तो फिर आप R2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते 14 हैं। आ जाएगी। 14 आ जाएगी, बिल्कुल R2 की वैल्यू बच्चों 14 आ जाएगी। अब किसी को पसंद बच्चों, देखिए ये तो इसके बाद तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो इस लाइन में लिखा हुआ है ना, इस वाली लाइन में आपका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है बी पार्ट का। तो देख लीजिए, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं समझा दूंगा। फिर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन R1 सो दैट बैलेंसिंग पॉइंट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर AB। अब ये थोड़ा सा बताइए बच्चों कि R1 में सर, कितना 8 रेजिस्टेंस ओम। ऐड कर दें। क्या बेटा? 8 ओम। 8 ओम। 8 ओम पैरेलल में ऐड करें बच्चे, सर सीरीज में 8 ऐड ओम आ करें? जाएगी। सर 8 ओम ही आ जाएगा। हाँ, सीरीज में 8 ओम ऐड कर देंगे, है ना। तो वैल्यू ऑफ Yes, sir. रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन R1, तो 8 ओम बच्चों अगर आप R1 का
ऐड कर दोगे तो मिड पॉइंट बीचों बीच आ जाएगा। पर सर कैसे पता चला आपको? तो देखो R1 की अभी वैल्यू कितनी बच्चों 6 है और R2 की वैल्यू 8 है, सॉरी 14 है ना। आप चाहते हो कि नल पॉइंट बीचों बीच आ जाए, 50 पे आ जाए, 50-50 पे। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम होगी। तो अभी 8 है, सॉरी 6 है और 8 अगर और आप ऐड कर दोगे तो फिर हो जाएगा 50-50। तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा कि R1 में आप 8 ओम सीरीज में जोड़ देंगे तो फिर दोनों साइड का रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर हो जाएगा। बच्चों किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, पूछ लीजिए। एक और सवाल करेंगे इसी पे। जैसे फॉर्मूले से निकाल थे R1 + 6 6 + R हाँ अपॉन 14, हाँ फिर उसको 1 से इक्वेट कर दिया, 1 से इक्वेट कर देते उसको। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों करें अगला सवाल, रेडी हैं आप सब? यस सर। ठीक, ये देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके। बच्चों एक चीज बताइए, जैसे बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करेंगे तो वर्क तो करेगा, इतना तो आप सबको पता है ना कि ये यस सर। काम तो करेगा। तो ये वाला तो आप हटा ही दीजिए ऑप्शन। अब 3 है, कह रहे हैं यस, 3 ऑप्शन कह रहे हैं यस। अब बताइए P/Q क्या होगा? L1/L2 ही रहेगा या L2/L1 हो जाएगा या L2 सी माइनस रहेगा सर। L1/L1 प्लस L2? क्या लग रहा है बच्चों? इसके डी लिए मैं ना ऑप्शन आपको सर, सजेस्ट डी करूंगा कि वाला, डी ऑप्शन सर। लास्ट वाला डी या होगा थर्ड, कौन सा? लास्ट वाला, लास्ट 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 वाला वाला। ही लग रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना तो कोई बात नहीं, आप सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। आप इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को वाई मान लीजिए और बना दीजिए सर्किट ए बी एक्स वाई। तो पहला ए एक्स के बीच में पी पी है तो ए एक्स के बीच में पी कनेक्ट कर दीजिए और ए वाई के बीच में एल है तो ए वाई के बीच में एल कनेक्ट कर दीजिए। बी एक्स के बीच में क्यू है तो बी एक्स के बीच में क्यू कनेक्ट कर दीजिए। बी वाई के बीच में L2 है, बी वाई के बीच में L2 कनेक्ट कर दीजिए। और अभी जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है वो एक्स वाई के बीच में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, और ए बी के बीच में ऐसे बैटरी कनेक्टेड है। अब गैल्वेनोमीटर कह रहा है कि हम तो गैल्वेनोमीटर जब बीच में कनेक्टेड है तो हमें पता है कि P/L1 बराबर Q/L2, ठीक है, ये वैलिड रहेगा। अब अगर आप गैल्वेनोमीटर को बीच में से हटा के साइड ए बी में कनेक्ट कर देंगे तो कर दीजिए, ठीक है, ये तो हमें पता है कि वर्क करेगा ही, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे L1/L2, L1/L2, L1/L2 बराबर P/Q, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो सेम सेम वैसे ही बनेगा बच्चों, L1/L2 बराबर P/Q, तो वो रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो L1/L2 बराबर P/Q, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। किसी कुछ डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिएगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा बच्चों पर सवाल मुश्किल नहीं है। देखिए थोड़ा सा, शंटेड का मतलब कि एक पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है, आर ओम ही। तो पहले 5 और आर थे, बाद में आर को शंट कर दिया गया है, तो फिर पूछ दिया गया आपसे कि वैल्यूज बता दीजिए कितनी होंगी।
जो मैं भी सॉल्व कर रहा हूं और कैलकुलेशन ही है इसमें, कॉन्सेप्चुअली कुछ ज्यादा है नहीं। तो सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में आंसर मैच करेंगे। आप लोग अपना सॉल्व करिए, फिर लास्ट में आंसर मैच करेंगे। पर मैथ सबका करना चाहिए बच्चों, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम में डाल सके आपको। सर 15 आ रहा है आंसर। ओके, बच्चों मेरा 15 ओम आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा देखिए मैच कर रहा है। कैलकुलेशन है बच्चों इसमें, सर मैं आपको समझा दूंगा, है ना, आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। कैलकुलेशन मैंने कर दी है। मैं जो मेन इक्वेशन है मैं एक बार फिर से, बच्चों आई होप सबने मेन इक्वेशन लिख ली होगी, तो अगर वो सही होगा तो इसका मतलब फिर कैलकुलेशन से आप पहुंच जाएंगे। मैं मेन इक्वेशन आपको बता देता हूं। तो जब ये वाला रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया है, ये रेजिस्टेंस जब प्रेजेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ना 5 डिवाइडेड बाई L1, ठीक है। तो जब शंट नहीं किया है तो 5 डिवाइडेड बाई L1, 5 डिवाइडेड बाई L1 ये बराबर होगा ये R डिवाइड बाई 100 माइनस L1, R डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। जब आपने शंट कर दिया है, मान लीजिए इधर एक R ओम और लगा दिया है आपने, तो सवाल में बोला गया है कि जो नया बैलेंस पॉइंट है वो 1.6 L1 हो जाता है। तो फिर आप लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 1.6 L1, ठीक है, बराबर। और इसका इक्विवेलेंट बच्चों चूंकि दोनों R है तो इसका इक्विवेलेंट R/2 आ जाएगा, तो R/2 और ये बन जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। बच्चों अगर यहां तक लिख दिया तो फिर कोई गड़बड़ नहीं है, फिर तो आप 15 ही आया आंसर। 15 ही 15 ही आएगा। आया आंसर। इनका बच्चों तो ये इक्वेशन लिखने के बाद मैंने क्या कि इनका रेशियो ले लिया, रेशियो ले लिया तो जो कॉमन टर्म्स थे कैंसिल हो गए और 1.6 L1 की वैल्यू 40 आ गई। तो मैंने क्या किया, दूसरी वाली जो इक्वेशन है यानी ये वाली इक्वेशन, इसमें 1.6 L1 की जगह 40 रख दिया, तो आप सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर बताइए बच्चे। सर आपको कैसे पता चला कि आर को पैरेलल में लगा दे शंट? When the resistance R is shunted with an equal resistance, ये देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आज मैंने आपको वो पढ़ाया था ना कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, तो मैंने वहां पे आपको बोला था शंट रेजिस्टेंस, है ना। तो जनरली जब हम शंट यूज करते हैं तो वो पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो शंटिंग का मतलब पैरेलल में आप कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। एक बच्चों एक पॉइंट बताना है और आपको उसको एज इट इज एज अ फैक्ट के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, उसको हम लोग बहुत ज्यादा डेराइव नहीं करेंगे। बस लिख मैं बदल दूं स्लाइड, लिख रहे हैं आप? नहीं, 1 मिनट बस सर्किट बना लें। तो बच्चों अगला जो है वो पॉइंट एज अ फैक्ट आप नोट्स में लिख लीजिएगा, कहीं आपको दिख जाए तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर निकाल लीजिएगा, उसका हम लोग बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे।
डन सर। ठीक, तो ये बच्चों एक्चुअली जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज का पॉइंट है। तो देखिए जैसे बच्चों ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे? जब P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, इधर का रेशियो इधर के रेशियो के बराबर होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होता है? P अपॉन Q बराबर होता है R अपॉन S के। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो ऐसा बोल सकते हैं कि P अपॉन R बराबर Q अपॉन S। तो P अपॉन P अपॉन R बराबर Q अपॉन S, इधर का जो रेशियो इधर का रेशियो बराबर होगा तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा P अपॉन R Q अपॉन S। इसी को थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे ना, इसको आप R को उधर भेज दीजिए, Q को इधर है, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो या तो आप ऐसा बोल दीजिए कि इधर वाले रेशियो के बराबर है, या तो ये बराबर ये है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, P अपॉन Q और R अपॉन S ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगी फिफ्थ रजिस्टर से। अगर ये रेशियो दोनों बराबर नहीं है तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? तो मैं बता रहा हूं बच्चों, उसको एज इट इज आप याद रखिएगा। क्या है कि अगर R अपॉन S ज्यादा है P अपॉन Q से, है ना, R अपॉन S ज्यादा है P अपॉन Q से, देखिए अगर बराबर हो गए तो बात ही खत्म, इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। P अपॉन Q और R अपॉन S बराबर है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। लेकिन अगर P अपॉन Q छोटा है R अपॉन S से, है ना, P अपॉन Q छोटा है R अपॉन S से, मतलब इधर वाला जो रेशियो है बड़ा है और इधर वाला रेशियो कम है, तो देखिए करंट फ्लो करेगी, VB विल बी ग्रेटर देन VD एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D, करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D। ठीक है, तो जो रेशियो कम होगा उससे ज्यादा की तरफ करंट फ्लो करेगी, तो P अपॉन Q कम होगा तो B से करंट D की तरफ फ्लो करेगी। तो जो रेशियो कम होगा उससे हायर रेशियो की तरफ करंट जाएगी। ठीक है, लोअर रेशियो से हायर रेशियो की तरफ करंट जाएगी, लोअर से हायर की तरफ, एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D। तो बच्चों याद रखिएगा, लोअर रेशियो से हायर रेशियो की तरफ करंट फ्लो करेगी। अगर इसका उल्टा हो गया कि P अपॉन Q बड़ा हो गया R अपॉन S से, ठीक है, P अपॉन Q बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम D टू B। ठीक है, तो मैं चाहता हूं बच्चों आप बनाइए व्हीटस्टोन ब्रिज और एज इट इज ये पॉइंट नोट कर लीजिए, है ना। पूरा डिस्कशन कुछ भी नहीं लिखना है, कोई मतलब नहीं है, बस ये लास्ट की 2 लाइनें लिख लीजिए, है ना, कि बैलेंस है तो करंट ही नहीं फ्लो करेगी, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आपको रेशियो देखना पड़ेगा, जो रेशियो ज्यादा होगा करंट उसकी तरफ फ्लो कर जाएगी। ठीक है, R अपॉन S ज्यादा होगा तो करंट R अपॉन S की तरफ चली जाएगी, और अगर P अपॉन Q ज्यादा होगा तो P अपॉन Q की तरफ करंट चली जाएगी। जो ज्यादा होगा करंट उस रेशियो की तरफ फ्लो कर जाएगी। बच्चों हो जाए तो बताइएगा, इस पे सवाल करेंगे हम लोग एक। बच्चों लिख लिए क्या? सवाल लगाओ। यस सर। ओके, चलिए। सर नहीं हुआ अभी। ओके ओके बच्चों, बस पूरा मत लिखिएगा, है ना, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लास्ट की लाइन लिखिए बस, इसी से अगर कोई सवाल बनेगा तो लास्ट की लाइनों से बनेगा बस।
जो रेशियो ज्यादा होगी करंट उसकी तरफ फ्लो करेगा बस। डन सर। ठीक, बदल रहा हूं बच्चों स्लाइड, है ना। जो रेशियो ज्यादा होगा करंट उसकी तरफ फ्लो करेगी। ये देखिए सवाल, चलिए बच्चों मिलके सॉल्व करते हैं। अभी तो आपको दिख रहा होगा बैलेंस व्हीटस्टोन है ना, 10/100 और 5/50, तो रेशियो दोनों साइड 1/10 का है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इस स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक करके। इफ P इज स्लाइटली इंक्रीज द करंट इन द गैलोमीटर फ्लोज फ्रॉम C to A। तो अभी क्या है बच्चों, देखिए S/R ये बराबर है S/R बराबर है P/Q के। अगर बच्चों आप P को बढ़ा देंगे, है ना, P को बढ़ा देंगे तो कौन सा रेशियो डोमिनेट करने लग जाएगा बच्चों, अगर आप P की वैल्यू बढ़ा देंगे? नीचे वाला रेशियो डोमिनेट कर जाएगा। नीचे वाला P/Q ये रेशियो डोमिनेट कर जाएगा बच्चों। तो करंट जो रेशियो ज्यादा हुआ करंट उसकी तरफ फ्लो करेगी, तो करंट A to C जाना चाहिए। देखते हैं लोग क्या बोल रहे हैं। C to A बोल रहे हैं, तो बच्चों पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? यस सर। यस। दूसरा वाला पढ़ते हैं। इफ P स्लाइटली इंक्रीज द करंट इन द गैलोनोमीटर फ्लोज फ्रॉम A to C। तो बच्चों ये सही है, A to C फ्लो कर रहा है, तो ये Yes, दूसरा वाला sir. स्टेटमेंट सही है। तीसरा पढ़ते हैं। इफ Q इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, तो वापस मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, S/R बराबर है P/Q के। अभी फिर बोल रहा है कि इफ Q इज स्लाइटली इंक्रीज द करंट इन द गैलोमीटर फ्लोज फ्रॉम C to A। बच्चों अगर आप Yes, Q sir. को इंक्रीज कर देंगे तो फिर क्या होगा, थोड़ा मदद करेंगे क्या आप मेरी? क्या होगा? S/R बढ़ जाएगा। करेगा। कौन डोमिनेट करेगा? S/R डोमिनेट करेगा ना। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये रेशियो कम हो जाएगा, है ना। S/R डोमिनेट करेगा, तो अगर S/R डोमिनेट करेगा तो करंट बच्चों क्या C से A जाएगी? यस सर। ये करंट जो Yes, रेशियो sir. डोमिनेट करता है करंट उसकी तरफ जाती है, तो करंट क्या C से A जाएगी? बोलिए ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। Sir. तो C to A, तो ये सही स्टेटमेंट लिख रहा है, बोलिए ठीक है ना, कि अगर Q को बढ़ाएंगे तो C से A जाएगा। ठीक है, आ रही sir, बात yes. समझ बच्चों? यस सर। लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ Q इज स्लाइटली इंक्रीज्ड द करंट, अच्छा तो गड़बड़ी हो जाएगा। अगर C to A सही है तो A to C गड़बड़ हो जाएगा, तो B और C ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए क्लैरिटी है बच्चों इस तरह से? बताइए। यस सर। ठीक, तो बस यही थोड़ा सा बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैलेंस नहीं है तो जो रेशियो ज्यादा होगा करंट उसकी तरफ फ्लो करेगी, बस इतना याद रखिएगा। चलिए बच्चों, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा खत्म होता है और अगली हेडिंग डालिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा बच्चों, इसमें आरसी सर्किट पिछले सवाल वाल नहीं आए हैं, रिमूव्ड है, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं आरसी सर्किट। पर आप लोग कहेंगे तो मैं बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो एक आध क्लास लेके, पर अगर आप लोग की इच्छा होगी तो कर लेंगे। बाकी उसमें सिलेबस आता का है ना, हिस्सा तो नहीं है, alternating पिछले कई सालों सवाल भी नहीं पूछे गए। हाँ बताइए। अल्टरनेटिंग करंट में आता है ना आरसी सर्किट तो। नहीं, वो एसी वाला आरसी है, ये डीसी वाले आरसी की बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर। हेडिंग डालिए बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, नया चैप्टर है। अब इसमें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं ये जो लिखा हुआ है मैं इसको समझा देता हूं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। वैसे हम लोगों ने ये जब इलेक्ट्रोस्टैट्स शुरू किया था उसमें भी थोड़ा सा ये डिस्कशन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब चार्ज स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, तो इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। जब एक्सेलेरेशन नॉन जीरो होगा, कुछ एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि जब करंट कैरिंग वायर रखते हैं आप, है ना, करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो करती है, तो इट प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उससे प्रोड्यूस नहीं होगी, केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अगर करंट कैरिंग वायर है, क्योंकि थ्रू आउट न्यूट्रल रहता है। ठीक है,
चार्जेस मूव करते हैं पर नेट चार्ज जीरो रहता है ना, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। और एक साइंटिस्ट थे बच्चों, बहुत सुना होगा तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में, ओरेस्टेड, ठीक है, यस सर। तो इन्होंने प्रूव किया था कि ये करंट कैरिंग वायर है, तो अगर आप उससे करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनमें यही चीजें बताई गई हैं, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा उसमें केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ऑन द अदर हैंड, अ चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इससे दोनों प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ऑल ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल बच्चों जिसमें एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं बच्चों आप मेन हेडिंग के बाद ये लिख लीजिए, आप 3-4 चीजें, पूरा थ्योरेटिकल मत लिखिए, डायग्राम बनाइए और वो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा बच्चों, एनसीईआरटी में पहले आपको मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया गया है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया गया है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पहले करेंगे और फिर मैग्नेटिक फोर्स करेंगे। तो आप अपनी डीपीपीज भी उस हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डीपीपीज करिएगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स की डीपीपीज करिएगा। होपफुली बच्चों डीपीपीज होती जा रही हैं रेगुलरली, समय मिल पाता है, क्लासेस भी चल रही हैं फुल पेस में और सिलेबस भी चल रहा है, हो जा रही हैं डीपीपीज फिजिक्स की। यस सर। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि भले ही दूसरे सब्जेक्ट्स की डीपीपीज रह जाएं, फिजिक्स की जरूर कर लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के इसमें कुछ नहीं होगा। सर हाँ सर, वो डीपीपी तो क्या है, थोड़ा सा असाइनमेंट आप भेजे नहीं इसका चैप्टर का, किस किस वाले का? इसी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट मैं भिजवा देता हूं। चलिए हेडिंग डालिए बच्चों अगली। सर उसका सर इस मैग्नेटिज्म का भी सर साथ आता है ना, तो दोनों साथ साथ चल जाता है सर, ऐसे एक आगे हो जा रहा है एक चैप्टर पीछे, हम लोग का मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया तो उसका भी लगाना पड़ेगा, तो आगे पीछे हो जा रहा है ना सर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप याद दिला देते, मुझे एक्चुअली दिमाग में नहीं रहता है, आप याद दिलाते तो मैं उसी दिन भिजवा देता। आप आज बताए हैं, 1-2 दिन में टाइप करके दे देंगे आपको, है ना। इसका भी तो दिला दीजिएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी दे देंगे, दोनों का। अगली हेडिंग डाली बच्चों, बायो-सेवर्ट लॉ। रुक जाइए, थ्योरी मत लिखिएगा बच्चों, है ना, प्लीज इनको कुछ नहीं लिखना है, वो अननेसेसरी आपका समय, आप सीधे डायग्राम बनाइए। रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। डन सर। ठीक बच्चों, बदल रहा हूं, है ना स्लाइड। आइए बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में देखते हैं। तो बच्चों ये लॉ जैसे हम लोग कूलम्स लॉ या ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन का देखते हैं, तो वो एक तरह से मदद करते हैं हमको ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने के लिए। उस तरह से बायो-सेवर्ट लॉ है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकालने में मदद करता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। तो मान लीजिए बच्चों कि ऐसा कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, और इससे कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है, और हम क्या करते हैं ना, इसका डीएल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, डीएल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ज्वाइन कर देते हैं, जैसे हमेशा आर वेक्टर, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एलिमेंट से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आर वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बच्चों, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब। ये बायो-सेवर्ट लॉ है, ठीक है।
तो डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट कैरिंग एलिमेंट एट पी। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो करंट कैरिंग एलिमेंट या मैग्नेट्स के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे दूसरी करंट कैरिंग वायर या मैग्नेट्स लाएंगे तो उनपे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, बी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। यूनिट हो जाएगी बच्चों बी की, कोई बताएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाती है? वेबर तो नहीं होती? हाँ वेबर। बिल्कुल, वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके अलावा एक और होती है बच्चों, टेस्ला। 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 तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें देखिए दो तीन आपको कांस्टेंट्स, एक तो कांस्टेंट है हमारा म्यू नॉट। बच्चों पता है क्या म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? किसी को आइडिया हो अगर? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो जनरली कंफ्यूजन हो जाता है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, है ना, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में। तो देखिए मैं ऐसे याद रखता हूं, है ना, परमिएबिलिटी तो ये बी आता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी परमिएबिलिटी बी आएगा इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्री स्पेस, ठीक है। और जब एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी बचा, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 पावर माइनस 7 सर। 10 रेज टू माइनस 7। हाँ, इसको आप 10 रेज टू माइनस 7 तभी यूज करिएगा जब करंट की वैल्यू एम्पियर में हो और दूरी की वैल्यू मीटर में हो, ठीक है। यानी सारी चीजें एसआई यूनिट में यूज करेंगे तब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 रेज टू माइनस 7। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे मैं थोड़ा सा अलग से बात करूंगा, आप केवल मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब। एक सवाल करते बच्चों इसी बायो सेवर्ट लॉ पे। सर 1 मिनट, लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर, ठीक, डन सर। ओके बच्चों एक सवाल दे रहा हूं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। तो जो जैसे इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 रेज टू माइनस 7 है, आई जो करंट पास कर रही है एलिमेंट से, डीएल उस एलिमेंट की लेंथ है जिससे करंट पास हो रही है, डीएल लेंथ है, आर वेक्टर उस एलिमेंट से जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, ठीक है। तो बाकी आप सब डीएल क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मॉड ऑफ डीएल मॉड ऑफ आर इनटू साइन थीटा। तो सारी चीज आपको पता है, फॉर्मूला आपके सामने है। मैं एक सिंपल सा सवाल देता हूं इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड, मेक श्योर करिए कि सारे अटेम्प्ट करें आप। ये मान लीजिए जो करंट इससे जो फ्लो कर रही है, करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर और जो लेंथ है इस एलिमेंट का, ठीक है, वो मान लेते हैं 1 mm है। यहां पे एक बच्चों पॉइंट P रखा हुआ है, पॉइंट P की दूरी यहां से 1 मीटर है। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट P। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना होगा? सारी चीज आपको पता है बच्चों, लगाइए फॉर्मूला और बताइए आंसर। 10 raised to the power minus 9 टेस्ला। एन रेज टू पावर माइनस 6 आ रहा है टेस्ला। ओके और लोग कर लीजिए बच्चों। सर हाँ हाँ सर एक्चुअली वो थोड़ी सी स्लाइड बैक कर देते। हाँ कर दूंगा कर दूंगा, आप ये सवाल कर दीजिए, मैं करता हूँ स्लाइड बैक। हाँ जी सर। बच्चों और लोग आंसर बताइए। ठीक है, तो देखिए
छोटा एलिमेंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन डीबी लिख लीजिए बच्चों, है ना, या बी लिख लीजिए, ठीक है। डीबी मतलब स्मॉल, चूंकि स्मॉल एलिमेंट है तो उसकी वजह से डीबी इसलिए लिखते हैं, बाकी आप बी भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया 10⁻⁷। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब, ठीक है। तो 10⁻⁷, करंट की वैल्यू बच्चों 10 एम्पियर दी है तो रख दिया। अच्छा, मॉड ऑफ डीएल मॉड ऑफ आर, ठीक है, डीएल क्रॉस आर है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग मॉड ऑफ डीएल इंटू मॉड ऑफ आर इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब। तो बच्चों एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों को क्लब कर देंगे बच्चों, ये बन जाएगा 10⁻⁻⁶। देखिएगा मॉड ऑफ डीएल मतलब जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसका लेंथ, तो 1 मिलीमीटर दिया है वो बच्चों, तो इसको 10⁻³ मीटर लिखेंगे। साइन थीटा, तो बच्चों ये साइन थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। सर डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेंगे? 90 डिग्री हो जाएगा, एब्सोल्युटली। एक्चुअली डीएल वेक्टर का डायरेक्शन बच्चों ये है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो डीएल वेक्टर है, और आर वेक्टर का डायरेक्शन ये है, दिस इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर ऊपर की तरफ है और डीएल वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे साइन 90 रखेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर 1 है तो 1 का स्क्वायर, जब जो पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आएगा 10⁻⁹। वैल्यू 1 10⁻⁹ टेस्ला। कोई कंफ्यूजन हो बच्चों पूछ लीजिए। ठीक, अभी कर रहे हैं। लिखिए। बदलूं स्लाइड बच्चों, बढ़े आगे? यस सर। ठीक, लिख लीजिए, किसी का रह गया हो तो। जो लोग लिख चुके हैं बच्चों अगली हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। तो बच्चों मान लीजिए ऐसी वायर है, इस वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और कोई पॉइंट P है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट की वायर से, लेट्स से R, ठीक है, और वायर की अपर एंड और लोअर एंड से कुछ एंगल φ1 और φ2 सबटेंड कर रहा है, ठीक है। ये एंगल लेट्स से θ1 है और ये एंगल लेट्स से θ2 है। देखिए बच्चों किस तरह से लिखा जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई डी आई बाई आर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट की वायर से, आई बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट P, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, तो जो आपको हमेशा ना, अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वायर की वजह से, तो आपको उस पॉइंट से वायर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे पुट करनी पड़ेगी, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप वायर के, उससे एंगल अपर एंड और लोअर एंड कितना है, θ1 θ2, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। डायरेक्शन में बच्चों राइट हैंड थंब रूल मैं अभी पढ़ाऊंगा, फिर डायरेक्शन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स हम लोग रुक निकालते जाइए। हैं। हाँ लिखे लिखे। कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। डन सर। ठीक है, एक सवाल करते हैं Answer. बच्चों इसी पे। ध्यान से देखिएगा। आप बच्चों केवल मैग्नीट्यूड बता दीजिए, इन्होंने हालांकि डायरेक्शंस भी दे रखे हैं, आप केवल मैग्नीट्यूड बता देंगे उतना काफी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए कैरीज करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बताना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बताना है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है पॉइंट पी पे। तो बच्चों एक सेकंड रुकिए, पॉइंट पी पे मत बताइए, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे बता दीजिए। ठीक है, पॉइंट ओ सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे बताइए, पॉइंट पी पे मत बताइए, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे बताइए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ ए है और मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट ओ। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल या ये 30 वाला डिग्री हो एंगल जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा सर, ये 60 डिग्री होगा सर। 60 डिग्री होगा बिल्कुल। देखिए बच्चों, जो इंडिविजुअल एंगल होगा ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा 120 होगा, फिर 120 को भी yes, बाइसेक्ट sir. करेगा, तो ये इंडिविजुअल एंगल बच्चों 60 डिग्री होगा। ठीक है, 60 डिग्री एंगल होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए बच्चों क्या सोचना चाहिए? किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं? सर पूरी जो डिस्टेंस होती है मेरे ख्याल से वो a इंटू रूट 3/2 होती है ना। ओके, देखिए बच्चों, ये जो दूरी हो जाएगी ना, वो एक्चुअली इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा साइड को, तो ये दूरी a/2 होगी, है ना। और ये साइड आपको निकालनी है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये साइड आपको निकालनी है, और ये a/2 है। तो बच्चों हम लोग आई थिंक ये जो r निकालने के लिए हम लोग tan 60 यूज कर सकते हैं क्या? यस सर। है ना, तो ये a/2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, a/2 डिवाइडेड बाई r tan 60, और tan 60 की वैल्यू बच्चों हो जाती है √3 बराबर a/2r। तो r की वैल्यू बच्चों आ जाएगी a/2 √3। ठीक है, तो ये जो दूरी रहेगी वो a/2 √3 है। रख देते हैं सारी वैल्यूज, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर, करंट आई है और दूरी है बच्चों a/2 √3, ये दूरी है a/2 √3। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 60 प्लस साइन 60 यानी 2 टाइम्स साइन 60 यानी 2 टाइम्स √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2 into 3 6i by a 6i by a म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 6i by a। अब बच्चों ये देखिए ना, ये एक वायर की वजह से है, ठीक है, और ऐसे ही जैसे इस वायर की वजह से, वैसे इस वाली वायर की वजह से, वैसे ही इस वाली वायर की वजह से, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका 3 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 18i by a, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड एक वायर का है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पॉइंट P पे। दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक, सॉरी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो बच्चों ये आपको ना मेन एक वायर का समझ में आना चाहिए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6i by a, एक वायर की वजह से इतना आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो अभी मैं डायरेक्शन वाला आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर डायरेक्शन की मदद से देखते हैं कि क्यों किया गया है ये। बच्चों बताइए एक वायर का आप लोगों को समझ में आया क्या मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से कैसे निकाल रहे हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6i by a। यस सर, यस सर, यस सर। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी चलेगा डिस्कशन, है ना। ये तो पहला सवाल है, काफी सारी प्रैक्टिस इस पे करेंगे अभी आप। तो हमेशा हर बार जब भी निकालना है तो आपको r फाइंड करने की कोशिश करनी है कि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट का, फिर θ1 θ2 वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। वर्टेक्स पे भी बताऊंगा बच्चों, है ना, ऐसा नहीं कि वर्टेक्स पे नहीं फाइंड करेंगे, थोड़ा सा कुछ बेसिक एक करना था इसलिए मैंने ये करा दिया। डायरेक्शन पढ़ेंगे और फिर वर्टेक्स पे निकालेंगे। चेंज कर दूं क्या स्लाइड, अगर लिख लिया हो सबने तो? यस सर। सर नहीं लिखा है, 1 मिनट। सर 1 मिनट रुक जाओ सर। लिखिए लिखिए। बच्चों चले आगे। यस सर, यस सर। अब बच्चों डायरेक्शन देखिए, ये तो अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे एलिमेंट की वजह से देखा, मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से देखा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो देखिए आपको किस तरह के एलिमेंट्स जनरली दिखेंगे जिनसे आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्शन। एक तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली सीन केसेस हैं वो है कि वायर ऐसे रखी होगी प्लेन में, ठीक है, इनफाइनाइट वायर या फाइनाइट लेंथ वायर, और उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, या तो इस तरह से फ्लो कर रहा होगा या तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। एक तो ये बहुत कॉमनली सीन केस है। दूसरा केस होगा कि इस तरह से एक स्क्वायर रखा होगा, रेक्टेंगल रखा होगा, या लेट्स से ट्रायंगल रखा हुआ है इस तरह का, ठीक है, या लेट्स से सर्कल रखा हुआ है, मतलब कुल मिला के क्लोज लूप रखा हुआ है और उसमें करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो एक सिनेरियो ये दूसरा सिनेरियो, ठीक है, और सबको फाइंड करने का तरीका एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक सिनेरियो ये हो गया, दूसरे सिनेरियो इस टाइप के, या तो करंट जैसे क्लॉकवाइज फ्लो करा देंगे या करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से करंट फ्लो करा देंगे, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यही पॉसिबल केसेस होंगे, है ना। रेक्टेंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, हेक्सागन ले सकते हैं, ऐसे कुछ भी शेप ले सकते हैं क्लोज लूप, या तो करंट ऐसा होगा। एक और बहुत कॉमन केस है कि करंट ऐसे ले लेंगे, इनटू द प्लेन ले लेंगे करंट, या आउट ऑफ द प्लेन ले लेंगे, ठीक है। तो कैसे इन सब में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, देखिए ध्यान से बच्चों, आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल से आपको सारे डायरेक्शन पता चल जाएंगे। मान लीजिए ऐसा कोई लूप दिया हुआ है और यहाँ पे कोई पॉइंट O है बीच में, और मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है O पे, तो आपको क्या करना है, आपको फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
तो जैसे आप फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल करेंगे, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस केस में जैसे जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों? इनटू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? यस सर। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? इनटू द प्लेन। ये भी इनटू द प्लेन आ जाएगा। और यहाँ पे Yes, करंट का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप सिंपल बता सकते हो ना। लूप में है तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आप अपने राइट हैंड फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल कर दीजिए, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देगा, ठीक है। तो ये वाले सही, केसेस सर, आपको सब वैसे ही कवर करने हैं, है ना। सर इसको अगर थंब को अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे तो फिर भी तो पता चल जाएगा नहीं? बिल्कुल पता चल जाएगा, उससे भी पता चल तो उसी जाएगा, की बात। है ना। आता हूं मैं उस पर भी आता हूं, पर सिंपल फॉर्म क्या है कि जैसे करंट जिस फॉर्म में चल रहा है आप उसी डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, राइट हैंड का थंब जो है आपको डायरेक्शन बता देगा मैग्नेटिक फील्ड की। फिर आते हैं ये पहले वाले केस में। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लूप में कर रहे थे उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां करना है। यहां पे आपको थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में और कर्लिंग फिंगर्स विल गिव यू द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब जैसे आपने वायर ऐसे रख दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कर्लिंग फिंगर्स देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि यहां पे एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट ए, और ऊपर एक पॉइंट है पॉइंट बी, मैं आपसे पूछ दूं इस वायर की वजह से पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। कैसे पता चला? क्योंकि आपने थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में और इधर फिंगर्स अंदर जा रहे हैं ना। अगर फिंगर्स अंदर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, ठीक है। और अगर यहां से फिंगर्स अंदर जाएंगे, ऐसे घूम करके बाहर आएंगे पॉइंट बी से, तो पॉइंट बी से बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आपको ये? यस सर। यस सर। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में, अभी मैं प्रॉपर्टीज आपको लिखवाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक्चुअल में फील्ड लाइंस जो इस वायर के अक्रॉस होंगी ना, वो कुछ इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से कुछ होंगी, और वो पॉइंट ए पे अंदर जा रही होंगी, है ना। मैं इसको थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है, ऐसे ए पे अंदर जा रही होंगी और बी से बच्चों बाहर आ रही होंगी, कुछ है ना, ऐसे कुछ जा रही होंगी, ए से अंदर बी से बाहर, कुछ इस तरह से अंदर यहां से बाहर, ठीक है, कुछ इस तरह से 3D में होंगी। अब यही है बच्चों कि आप ऊपर या तो पूछा जाएगा पॉइंट्स या तो नीचे पूछे जाएंगे, है ना। तो अगर नीचे पूछे जा रहा है तो अंदर और ऊपर से बाहर, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो शायद इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक सिचुएशन दिया हुआ थर्ड केस कि करंट इनटू द प्लेन जा रहा है ना। एक वायर है जिसमें करंट इनटू द प्लेन जा रहा है और आपसे ये पॉइंट ए लेट्स से, या ये पॉइंट लेट्स से पी, या ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, इन सब में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ दी है। तो यहां पे बच्चों जब भी आपको वायर दिखे तो आपको थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो थंब आपने करंट की डायरेक्शन में रखा और कर्लिंग फिंगर्स विल गिव यू द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ए पे मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि ए पे फिंगर्स नीचे की तरफ पॉइंट कर रही हैं, डाउनवर्ड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद आप मान लीजिए पी पे आएंगे तो पी पे किधर हो जाएगा? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पी पे राइट साइड। बोलिए ठीक है ना बच्चों, पी पे राइट की साइड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप क्यू पे देखोगे, क्यू पे तो देखो क्यू पे किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। यस सर। अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। आर पे देखोगे तो आर पे देखो किधर है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। बोलिए क्लैरिटी है क्या बच्चों? यस सर। तो इसके इस वाली वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी बच्चों, है ना। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, है ना, ऐसे, ठीक है। तो आप जैसे पॉइंट पी पे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां पे कोई पॉइंट लोगे तो उस पे डाउनवर्ड, इस पे लेफ्टवर्ड, इस पे अपवर्ड, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, एक मैं देता हूं। मान लीजिए बच्चों करंट आउट ऑफ द प्लेन है आई यहाँ पे, और मैं पॉइंट देता हूं मान लीजिए यहाँ पे एक्स। पॉइंट एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बताइए? राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड? सर लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। यस सर। तो इसमें फिर से एक बार आपको जो करंट की डायरेक्शन, उसमें आपको राइट हैंड थंब रखना है। राइट हैंड थंब रख लिया, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इधर पॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स, ऐसा कुछ डायरेक्शन हो जाएगा। बच्चों आया है समझ में आप सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर कोई पॉइंट करंट कैरिंग वायर के या करंट की लाइन पे है, अगर कोई पॉइंट करंट की लाइन पे है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बिकॉज ऑफ दैट करंट विल बी जीरो। याद रखिए, है ना। तो पॉइंट पी पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, पॉइंट क्यू पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी।
बच्चों इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा आप में से कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई करंट के डायरेक्शन पे पॉइंट आ जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी? एंगल क्योंकि बिटवीन distance डी zero एंड हो रही है ना वेक्टर सर, इज आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आर की वैल्यू 0 हो रही है सर। आर की वैल्यू 0 हो रही है? आर सर तो है। उसका डॉट, सर दूसरी बात उसका ये डॉट डीएल प्रोडक्ट वेक्टर और ये आर जो वेक्टर है- 0 हो जाता है, 0 डिग्री हो डॉट प्रोडक्ट जाता उसका है। 0 हो जा रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है डीएल वेक्टर Yes, और sir. आर वेक्टर Yes, के बीच में, है ना? Yes, जैसे sir. आप ये ले लेंगे, यहाँ पे ये डीएल वेक्टर हो गया, ठीक है, और आर वेक्टर ये हो गया, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर आप पीछे वाले पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आर वेक्टर इधर हो जाएगा, तो इनके बीच का एंगल 180, साइन 180 भी 0, साइन 0 भी 0, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी 0 हो जाएगा या क्यू पे 0 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों सारी चीजें, और फिर बढ़ते हैं आगे, सवाल करेंगे इसी पे। लिख लिया गया बच्चों? यस सर। सवाल लगाऊं इसी पे? 1 मिनट सर। यस सर। ओके। बच्चों ये भी पॉइंट लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना, कि अगर करंट की लाइन पे कोई पॉइंट पी है, करंट की लाइन पे कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। करंट की लाइन पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब जैसे इस पे कोई आप में से कोई कह रहे थे कि सर हम ऐसा रख सकते हैं थंब को करंट की डायरेक्शन में, हाँ, तो अगर आप इंडिविजुअल वायर की वजह से देखिए तो इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ, इस वाली वायर की वजह से भी इस पे ऊपर की तरफ, और इस वाले वायर की वजह से ऊपर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ आ जाएगी। अगर आप इंडिविजुअल वायर की वजह से भी निकालेंगे तब भी ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से इस पे भी इंडिविजुअल वायर की तरफ से निकालेंगे तो इनवर्ट्स ही आएगा। मोस्टली आपको ऐसे ही 2-3 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, या तो कंप्लीट लूप होगा, लूप होगा तो करंट के डायरेक्शन में आपको फिंगर्स रखने और थंब आपको डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड की। अगर वायर होगी तो आपको करंट के डायरेक्शन में थंब रखना है, कर्लिंग फिंगर्स विल गिव यू सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो में से कोई भी एक सिनेरियो बन सकता है। बच्चों लगाऊं सवाल अब? ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा कह रहा है प्रोटॉन मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, द पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स मोशन। तो जो ऐसा है कि प्रोटॉन ना ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, मतलब आप मान लीजिए आप और हम, मैं इस तरह से खड़े तो प्रोटॉन आपकी तरफ आ रहा है, प्रोटॉन आपकी तरफ आ रहा है मतलब वही करंट की डायरेक्शन होगी, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है करंट आपकी तरफ फ्लो होके आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनका सेंस बताना है आपको कैसे होंगे। मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा सही? सेकंड ऑप्शन, एंटी क्लॉकवाइज इन वर्टिकल प्लेन। हाँ, वर्टिकल प्लेन में होगा, इस प्लेन में होगा, क्योंकि प्रोटॉन आपकी तरफ आ रहा है, करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर्स कुछ इस तरह से होंगी, यानी ये सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों बी ऑप्शन आएगा। बोलिए आया है समझ में आप सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बदल रहा हूं साइड, अगला सवाल। An electron moves along vertical line and towards observer, the pattern of concentric circular field lines of magnetic field which is produced due to its motion। बच्चों ऑब्जर्वर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस बार, ठीक है, सर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगा? मान लीजिए बच्चों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
तो सर नीचे की तरफ करंट जाएगा, करंट इनटू द प्लेन हो जाएगी ना बच्चों। अगर Yes, इलेक्ट्रॉन sir. आपकी Yes. तरफ आ रहा है Opposite move तो करता है, करंट इनटू द opposite. प्लेन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर करंट इस Yes. तरह से होगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज इन वर्टिकल प्लेन, हाँ। In horizontal plane. नहीं ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन। अच्छा, इसमें अब देखिए, अब ये देखिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए। अब कोई सोच रहा है कि ये वर्टिकल लाइन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, वर्टिकल लाइन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो करंट इसका मतलब इस तरह से मूव करेगी। क्योंकि वर्टिकल लाइन में बोला गया है तो इलेक्ट्रॉन करंट इस तरह से मूव करेगी, और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जर्वर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चों, है ना, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है कि ऑब्जर्वर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब करंट कुछ इस तरह से होगी। तो जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी, सर्कुलर कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस बनेगी, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उनका सेंस तो ऐसा ही रहेगा, क्लॉकवाइज सेंस ही रहेगा, बट जो प्लेन होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो बिल्कुल क्लॉकवाइज होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। लेकिन उसके रेस्पेक्ट में तो वर्टिकल होगा ना, ऑब्जर्वर किसके रेस्पेक्ट में? सर जो ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा हुआ है तो उसको तो हाँ। सामने से उसको, यानी जो उसको सामने से आता हुआ तो करंट दिखेगा, लेकिन उसके वर्टिकल जो है वर्टिकली प्लेन तो वर्टिकल। मैं बता देता हूँ सीधा एक्चुअली रहना इसमें सर उसके डिफरेंस पास। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए सवाल में ऐसा बोल दिया ना, इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसा जाता हुआ मानना पड़ेगा, ठीक है। मूव्स लाइन एंड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ इस तरह से वर्टिकल लाइन में मूव कर रहा है। तो जो फील्ड लाइंस इसके मोशन की वजह से बनेंगी वो फील्ड लाइंस इस प्लेन में बनेंगी, क्योंकि इसको वर्टिकल लाइन बोल दिया तो उसके परपेंडिकुलर बनेंगी, ठीक है। तो हमने अगर इसको वर्टिकल लिया है तो फिर हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। अगर जैसे पिछला वाला सवाल था, ठीक है, पिछले सवाल में बोला प्रोटॉन मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, इसमें भी बच्चों हम लोगों ने थोड़ा सा ठीक है, इसमें भी आप ऐसे मान सकते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रोटॉन मूव कर रहा है, ऐसे प्रोटॉन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ऐसे प्रोटॉन मूव कर रहा है P+, ठीक है। तो इससे जो बनेंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे बनेंगी, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो ये वर्टिकल प्लेन में फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये पूरा ये वर्टिकल प्लेन है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन वाला आंसर हमारा सही था। अब यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना चाहिए क्योंकि फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेंगी, ठीक है। यस सर, यस, थैंक यू, चलिए थैंक यू सर। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और प्रैक्टिस देखिए। करंट इज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिसिटी लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज जस्ट बिलो द लाइन। बताइए बच्चों, नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ईस्ट जा हो रही हैं। जाएगा सर, टुवर्ड ईस्ट। ओके, सर टुवर्ड वेस्ट हो जाएगा सर, टुवर्ड वेस्ट। टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है ना, साउथ ए नॉर्थ। अब बताओ बच्चों, मैं ईस्ट वेस्ट किधर लूं? Towards. ईस्ट ऊपर हो जाएगा, वेस्ट नीचे हो जाएगा सर। ईस्ट ऊपर वेस्ट नीचे? सर ईस्ट नीचे आएगा। ईस्ट नीचे आएगा। यस सर, नीचे आना अच्छा एक चाहिए। सेकंड ना, नीचे एट अ जाएगा, पॉइंट सर। विच इज जस्ट बिलो द लाइन। ओके, तो हमें ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ बच्चों, ईस्ट वेस्ट में किधर लूं? सर ईस्ट नीचे आना नीचे चाहिए। आएगा सर। ईस्ट नीचे आएगा। यस सर। अगर आप ईस्ट ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे ईस्ट वेस्ट, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा Yes, बच्चों। तो फिर नहीं सर, ईस्ट ऊपर आएगा। ईस्ट सर ऊपर नीचे आएगा। आना चाहिए ना उसकी, सर नीचे आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हम सब वर्टिकल लाइन लेते हैं, ये नॉर्थ ऊपर लेते हैं और साउथ नीचे लेते हैं, तो हाँ। राइट हैंड साइड में जो है वो ईस्ट आता है और वेस्टर्न साइड में जो है वो आता है वेस्ट आता है, लेफ्ट हैंड साइड में। यस सर, इस तरीके से। और इस तरफ जो है वेस्ट लिखा जाता है, हाँ। उस तरफ ईस्ट आता है। सर हमने अब बताओ बच्चों तुम लोग, सर नीचे north आएगा जो सर, है नीचे। ईस्ट नीचे आएगा ना सर। ईस्ट नीचे आएगा, वेस्ट ऊपर आएगा। नीचे ही आएगा। सर नीचे आएगा ईस्ट। अच्छा मतलब आप ईस्ट इधर कह रहे हैं यस सर। और जी, वेस्ट सर। ऊपर कह रहे हैं, यस सर। तो फिर आंसर कैसे पिक कर पाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पे सोचिए किधर आएगा, फिर तो इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं हो पाएगा। ईस्ट को सर आउटवर्ड्स ले लेंगे, वेस्ट को इनवर्ड्स ले लेंगे। ईस्ट को आउटवर्ड्स ले लेंगे, वेस्ट को इनवर्ड्स ले लेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप ईस्ट वेस्ट ऐसे लेते हैं ना तो फिर फंस जाएंगे। कारण क्या है कि फिर, क्योंकि पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मुझे बताइए आउट ऑफ द प्लेन होगी या इनटू द प्लेन होगी? इस तरह से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सर इनटू द प्लेन होगी। इनटू द टू प्लेन। द प्लेन।
ये कंफ्यूजन तो नहीं ना, क्योंकि है ना इनटू द प्लेन होगी, आप थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो पॉइंट कर, फिंगर्स इनटू द प्लेन पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब अगर इनटू द प्लेन है और आप ईस्ट वेस्ट इसी बोर्ड के प्लेन में ले लेंगे तो फिर आप इनमें से कोई भी आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे, है ना। तो होगा क्या, होगा बच्चों ऐसा कि ये आपके पास मान लीजिए ऐसा है, आप इसको ना ये देखिए, ये वाला वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, आप उसको उठा के ऐसे रख लीजिए, ठीक है। तो थंब मेरा ईस्ट है तो आप उसको उठा के ऐसे लीजिए, नॉर्थ साउथ, और ये आपका इधर ईस्ट आ गया, इधर वेस्ट आ गया, है ना। तो इनटू द प्लेन है, तो बताइए किधर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा इनटू द प्लेन? टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा वेस्ट सर, वाला, टुवर्ड्स डी वेस्ट। वाला। बोले ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए सर हाँ बताइए। सर इसमें मतलब डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर हम अलग तरीके से करते हैं तो मतलब ईस्ट इनटू द प्लेन भी आ सकता है और वेस्ट आउट ऑफ द प्लेन भी आ सकता है। बताइए कैसे? सब वो तो जैसे आपने फिंगर्स करके घुमाई थी, अगर उसे हम दूसरी डायरेक्शन में घुमा देंगे तो वो मैं बताता हूँ, ईस्ट देखिए अंदर मैंने आ जाएगा, फिंगर्स वेस्ट मैं बाहर। जो मैंने बताया मैं उसका लॉजिक देता हूँ। देखिए अब ये कहाँ से आया उसका मुझसे लॉजिक मत पूछना, पर हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जैसे हमें ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन डिसाइड करना हो तो आप कहीं पे खड़े हैं और ईस्ट वेस्ट का डिसाइड करना है कि किधर नॉर्थ होगा, किधर साउथ होगा, किधर ईस्ट होगा, किधर वेस्ट होगा, तो आप कैसे करते हैं? कोई आप से बताना चाहेगा बच्चों? कहीं जगह पे खड़े हैं, हमें सनसेट side पता में है, north। सन और सनराइज पता है, कैसे आप चेक करते हैं? अपने फ्रंट साइड में जो है सर नॉर्थ, जैसे सन राइज होता सर है फ्रंट साइड में नॉर्थ लेते हैं, बैक साइड में साउथ लेते हैं, और राइट हैंड साइड में जो है ईस्ट लेते हैं, और वेस्ट हैंड साइड में सर, जैसे सन राइज होता है उधर ईस्ट हो जाता है और जिधर डूबता है सर उसको हम वेस्ट ले एब्सोल्युटली। लेते हैं। तो आप क्या करते सर हो? मैं तो फोन में कंपास खोल लूंगी। हाँ फोन पे कॉम्पास खोल लेंगे, पर नीट में नहीं रहेगा ऑप्शन। देखिए मैं बताता हूँ कि आप ना सनराइज जिधर होता है आप उधर चेहरा रखते हैं, आप फेस करते हैं उस तरफ जिधर सनराइज हो रहा है, तो बैक साइड वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सामने ईस्ट हो गया, बैक साइड वेस्ट हो गया, और फिर राइट साइड जो आपका राइट हैंड साइड है उधर साउथ होता है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है ना, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए वैलिड है। हालांकि जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसा दिखा देते हैं कि इधर नॉर्थ इधर साउथ है, पर एक्चुअल में जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 4 डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए वैलिड है। तो जैसे मैं जिधर फेस कर रहा हूं उधर ईस्ट है, ठीक है, मैं जिधर फेस कर रहा हूं यानी आप इधर फेस कर रहा हूं तो मेरे इधर ईस्ट है, इधर मेरा ईस्ट होगा तो इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने वायर ड्रॉ करी है तो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ईस्ट होगा और मेरे पीछे वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ अपने आप को इस तरह से पोजीशन करिए कि राइट साइड आपके साउथ हो और लेफ्ट साइड आपका ईस्ट हो। ये मेरा राइट साइड ही है ना बच्चों? हाँ राइट साइड, ठीक। इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, जिधर आप फेस करेंगे वो ईस्ट है और आपके बैक साइड वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो अब इधर साउथ है इधर नॉर्थ है तो इधर ईस्ट होगा, अगर इधर ईस्ट होगा और ये इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वेस्ट होगा। तो बस वही आंसर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। एक और सवाल किया जाएगा इसी पे। लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ बताया ना आपने? हाँ राइट हैंड साइड मतलब में सनराइज जिधर हो रहा है, जिधर ईस्ट की तरफ आप फेस करेंगे तो राइट साइड साउथ होगा, लेफ्ट साइड नॉर्थ होगा। सारी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं क्या नीट में? ये नॉर्थ पूछा जा का सकता है है, बच्चों, ये साउथ तो का है। हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है। नहीं सर ये वाला नहीं, नॉर्थ साउथ अभी आपने जो बताया वो। नहीं वैसे कोई नहीं है, बट हाँ इस टाइप के सवाल बन जाते हैं कई बार, प्रैक्टिस में आपको दिखेंगे। बच्चों अगला सवाल लगा रहा हूं मैं, देखिए थोड़ा सा। करंट इज फ्लोइंग in a vertical line in downward direction. The direction of magnetic field at a point which is just right side to the wire. सर अब नॉर्थ साउथ क्या लें? मुझे भी सोचने दीजिए, रुकिए। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन टुवर्ड साउथ। करंट बच्चों कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज जस्ट राइट साइड ऑफ द वायर। तो यहां पे है आउटवर्ड आएगी सर। आउटवर्ड आएगा, ठीक है। सर आउटवर्ड तो सर रेफरेंस के लिए एक डायरेक्शन तो दे। रुकिए मैं बता रहा हूं किधर देखना है। तो वही लेते हैं बच्चों, आउटवर्ड ईस्ट है ना, ईस्ट आउटवर्ड है
वेस्ट इनटू द प्लेन है, इधर साउथ है और इधर नॉर्थ ऑप्शन है। हो जाएगा फिर। बताइए अब आप आंसर बताइए। फिर से डी ऑप्शन डी हो ऑप्शन हो जाएगा। जाएगा सर, टुवर्ड ईस्ट हो जाएगा। टुवर्ड्स ईस्ट होगा, वेस्ट होगा सर। टुवर्ड्स वेस्ट होगा बच्चों, सर ईस्ट होगा। ईस्ट होगा है ना? टुवर्ड ईस्ट होगा, ईस्ट टुवर्ड होगा। ईस्ट। यस सर, बिल्कुल। टुवर्ड ईस्ट। फिंगर आप थंब को ना डाउनवर्ड पॉइंट करिए और पॉइंट पी, ठीक है, बाहर की तरफ फिंगर्स पॉइंट कर रही हैं, तो अगर बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हैं तो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट आंसर होगा आपका, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये बच्चों डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इसीलिए इतने सारे आपको प्रैक्टिस वाले सवाल करा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन नहीं पता चलेगा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है पूछ लीजिए। हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है तो आपको पता होना चाहिए, बस ये है मतलब मेन। ठीक है, नोट कर लीजिए। सर ठीक, मैं देखता हूं और कुछ डायरेक्शन पे सवाल होंगे तो करेंगे, अदरवाइज सर बस करो आज के लिए। हाँ हाँ बस बस देख रहा हूं मैं, कुछ है क्या हमारे पास और? नहीं है सर। एक सेकंड। ठीक है, लूप का बच्चों मैंने पूछा नहीं है हालांकि, तो जैसे आप करंट कैरिंग, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन, यहाँ पे थंब है तो इनटू द प्लेन और दूसरे साइड आउट ऑफ द प्लेन। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा खूब सारी आज, जितने भी डायरेक्शन है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अगली क्लास में मिलेंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। Thank you. सर सर आज भेज दीजिएगा सर असाइनमेंट सर, आज या कल में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद रहेगा, भेज दूंगा बिल्कुल।